नारेबाजी, आंदोलन करते आक्रोशित नजर आ रहे ये कांग्रेसी आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। बैनर पोस्टर पकड़े महंगाई बेरोजगारी के साथ जनता के हक की आवाज उठाते ये कांग्रेसी गुस्से में है, आक्रोशित है। लेकिन मौजूद संख्या को देखकर सवाल उठना लाजमी है कि दरअसल ये आक्रोश है किसका। जनता की तो बात छोड़िए, खुद कांग्रेस इसमें कम नजर आ रही है। हालांकि इस रैली में सोनिया, राहुल समेत सभी नेताओं की जय जयकार खूब हुई। बात महंगाई की, बेरोजगारों की भी कांग्रेस ने की और सवाल मोदी सरकार से किए। ये बड़ी बड़ी जन आशीर्वाद यात्राएं निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये अभी गाड़ी जिसमें महात्मा गांधी का संदेश है उसको रोक रहे थे, जब हमने विरोध किया तो वापस आई। तो कुल मिला के ये तालिबानी इनका हुक्म है कि आप नेहरू जी और महात्मा गांधी के चरणों में फूल नहीं चढ़ाओगे, तो इससे डरने वाले नहीं। हम लोग गांधीवादी और नेहरूवादी हैं, पूरी लड़ाई लड़ेंगे। गौर हो कि चुनावों के मद्देनजर एक और भाजपा एक्टिव है, तो कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी की तैयारी करने बैठकों का दौर जारी है। और नजर 2023 पर। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी दमखम दिखाती दिख रही है। जनता से जुड़ने ज्वलंत मुद्दों पर कांग्रेस का आक्रोश। कांग्रेस करेगी जिला इकाइयों को सक्रिय, जिला और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ करेगी बैठक, स्थानीय विधायकों और विधानसभा प्रत्याशियों के साथ होगी चर्चा। दमोह फॉर्मूले पर आगे बढ़ती कांग्रेस आगामी चुनावों की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस की इस आक्रोश रैली को ढकोसला बता रही है। ढकोसला करना, मीडिया इवेंट बनाना, जनता को गुमराह करना, ये कांग्रेस की आदत है। केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। बीजेपी की माने तो कांग्रेस जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। वहीं कांग्रेस वादे पूरे न करने और जनता को धोखा देने का आरोप लगा रही है। लेकिन अब बात जनता की, जो जूझ रही है महंगाई समेत दूसरे मुद्दों से। अब ऐसे में वो आने वाले समय में किस आधार पर और किसका चयन करेगी, या फिर सही समय पर उसका आक्रोश भी नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या आक्रोश की आड़ में कांग्रेस ने चमकाई अपनी सियासत? क्यों भाजपा कह रही जनता को गुमराह करने की बात? कब तक जनता को मिलेगी महंगाई समेत दूसरे मुद्दों से निजात? और सवाल यह भी कि जनहित या सियासी हित, आखिर किसका विपक्ष साथ दे रहा है? क्योंकि सवाल यही है कि बराबर ये कहा जा रहा है कि जनता परेशान है, महंगाई से जूझ रही है, कांग्रेस इसे लेकर सड़कों पर निकली है। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस इसमें अपना सियासी फायदा देख रही है, क्योंकि बीजेपी की माने तो उनका कहना है कि ये आक्रोश, ये रैली सिर्फ ढकोसला है, जनता को गुमराह करने की कोशिश है, क्योंकि जनता ये समझ रही है कि विकास के लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं। लेकिन क्या वाकई जनता भी ऐसा सोचती है? इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेहमानों से परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ अतुल पाठक जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। पंकज जी हमारे साथ हैं, आप बीजेपी का पक्ष रखेंगे। वहीं जेपी धनोपिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। सभी का बहुत स्वागत है। धनोपिया साहब, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। इस आक्रोश में क्या जनता भी आपके साथ है? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। पहले तो ये बताइए कि महंगाई की मार आपको है या नहीं? आपको सब कुछ सस्ता मिल रहा है क्या? गैस सिलेंडर 350 में मिल रहा होगा, पेट्रोल 50-60 में मिल रहा होगा, दालें 50 रुपए मिल रही होंगी, सब मिल रही है क्या आपको भी? और हर आदमी दुखी है, हर आदमी परेशान है।
कांग्रेस तो इसको निमित्त मात्र जनता को बता रही है कि देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल है। भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में आई थी तब क्या बड़ी बड़ी बातें करते थे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अच्छे दिन आने वाले हैं। आज हालात देखिए कहां पर पहुंच गए। जब सबसे सस्ता क्रूड ऑयल मिल रहा है तब सबसे सस्ता महंगा पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिल रहे हैं। हालात तो देखिए कहां पर चली गई है। आम जनता का जीना दुभर हो गया है। लोगों के लिए आज महंगाई की तराई मची हुई। हर परिवार, हर व्यक्ति, चाहे मीडिया का हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो, ये आप लोगों को पैकेज बना के कि बीजेपी ऐसा कह रही है कुछ नहीं है, तो ये अलग सब्जेक्ट है। बीजेपी के लोगों को शायद नहीं महसूस हो रहा होगा क्योंकि उनके पास में हो सकता है कहीं से आप ये धन आ क्यों रहा कह हो रहे हैं या कि हमने पैकेज बना के ऐसा कह दिया? आपने विश्वास सारंग को सुना नहीं? आप कहें तो मैं दोबारा सुनवा देती हूँ। हमने पैकेज बना के अपनी बात नहीं रखी है धनोपिया जी। हमने पैकेज बना के अपनी बात नहीं रखी है धनोपिया जी। जो बीजेपी ने कहा, जो मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, मैंने वही दिखाया पैकेज में। मंत्री के नहीं, आप ये मत कहिए कि हम पैकेज बना के कुछ कह रहे हैं। जो धनोपिया जी, आप लोगों का जो वन साइडेड है वो अच्छी बात नहीं है। आप लोगों को कहना कांग्रेसी नहीं दिख रहे, जनता नहीं दिख रही। आपकी परमिशन दी क्या कलेक्टर ने? भोपाल के द्वारा कलेक्टर ने परमिशन दी क्या? तो हमने वो दिखाया जो नहीं दिख रहा था। आप दिखते तो हम कहते कि दिख रहा था। कलेक्टर की परमिशन की बात है, आप कहिए ना। आपको मौका यहाँ दिया है सर, आप बोलिए ना कि नहीं मिली परमिशन। आप बोलिए ना परमिशन के लिए। पंकज जी जवाब देंगे। पंकज जी, परमिशन नहीं मिली है। जनता तो त्राही इनके पीछे खड़ी थी जनता, आपने आने नहीं दिया। तालिबानी शासन की बात की है पीसी शर्मा ने, क्या बोलेंगे आप? देखिए, पीसी शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे लोग जिस प्रकार का आचरण मीडिया में मीडिया के मित्रों के साथ कर रहे हैं, वो उनकी हताशा और निराशा का परिचय है। मीडिया स्वतंत्र है, ना वो कांग्रेस का पक्षधर है, भारतीय जनता पार्टी का पक्षधर है। यदि कोई बात पीसी शर्मा जी ने कही, आज ये आप कह रहे हैं ना कि पीसी शर्मा जी ने ऐसा कहा, तो जो कहा वैसा दिखाया जा रहा है। ये हर बार कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अपनी आंदोलनों की, जो इनके कार्यक्रमों की असफलता देखने के लिए एक बहाना तलाश लिया है कि सरकार ने अनुमति नहीं दी, नहीं तो हमारे लोग तो ऐसा आ जाते। अरे पिछले 2003 से लेकर 2021 आ गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चुनाव, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, सब जगह जनता का आशीर्वाद क्यों मिल रहा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की झूठ की जो किला था, झूठ की बुनियाद पर, असत्य आरोप पर जो राजनीति करते हो, ध्वस्त हो गई। आज मैं पूछना चाहता हूं कि पेट्रोल डीजल महंगा किसके कारण है? किस सरकार ने ऑयल बॉन्ड जारी किए थे और कहा था कि 2020-21 में उनका भुगतान होगा? कांग्रेस पार्टी की मनमोहन सिंह जी की सरकार ने। नादिन जी 14 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड जारी किए थे और उनका भुगतान कर रहे हैं मैं ब्याज के 10,000 करोड़ रुपए तो खाली ब्याज में जा रहा है। ये पेट्रोल डीजल की महंगाई की वजह। हम एक बात जो क्रूड ऑयल की कीमतें कम होती है तब तो महंगाई घटनी चाहिए। नहीं नादिन जी, सबसे महंगा कच्चा तेल इस समय दुनिया मिल रहा है। सबसे महंगा कच्चा तेल दुनिया में मिल रहा है। क्रूड ऑयल सबसे महंगा इस समय दुनिया में। ये 1,33,000 एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले पंकज जी बोल रहे हैं, जवाब के लिए धनोपिया साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। आप जवाब रेडी रखिए, उनकी बात पूरी हो जाए फिर आप बोलिए पंकज जी। मैं नाज़रीन जी ये निवेदन कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को इस बात को भी जानकारी होना चाहिए कि दुनिया में इस समय सबसे महंगा क्रूड ऑयल है और कच्चे तेल के आधार पर पेट्रोल डीजल की कीमत भी तय होती है। और जो रसोई गैस है, जो प्रोपेन या जो अपना ब्यूटेन गैस है, जिसके आधार पर दाम तय होते हैं, 85% हम आयात करते हैं, चाहे वो गैस हो या पेट्रोल या डीजल हो। तो उन पर नियंत्रण नहीं है। पर नियंत्रण कहां हो सकता था कि 2002 और 4 के बीच में जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस सरकार ने जिस प्रकार ऑयल बॉन्ड जारी किए थे पेट्रोलियम कंपनियों के लिए 2004 से 14 की इनकी सरकार ने, उसके चलते सारी विसंगति उत्पन्न हुई कि आज इतना सारा कर्जा है सरकार। और वो बॉन्ड किसका है? सरकार का बॉन्ड है। वो मनमोहन सिंह जी का या कांग्रेस का बॉन्ड नहीं, वो भारत सरकार का बॉन्ड है। उस बॉन्ड को फुलफिल कर रहे हैं। तो मेरा आग्रह इतना है कि कांग्रेस पार्टी को पूरा अधिकार है। पर हम ये भी जानना चाहते हैं कि 15 महीने मध्य प्रदेश में थे, 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता, बहन बेटियों को स्कूटी, रोजगार के अवसर, नियमितीकरण, शिक्षा कर्मी, चिकित्सा कर्मी, संविदा कर्मी, तमाम सारी चीजें। आप भी मानेंगे कि 15 महीने का समय इतना नहीं होता कि जितनी बातें कही गई थी वो 15 महीने में पूरी हो जाती। 5 साल के लिए घोषणा पत्र होता है, वक्त नहीं मिला कांग्रेस को, जैसा कि कांग्रेस कहती है। लेकिन चूंकि जनता ने, पंकज जी सुनिए, तो अब आप सरकार में, जनता तो आपकी तरफ देख रही है ना। आप भले कहें कि कांग्रेस सब कुछ करके गई, लेकिन जनता पर जो बोझ पड़ रहा है, जिसकी बात अब कांग्रेस कर रही है, उसको दूर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए सरकार क्या करेगी? ये एक वाजिब सवाल है। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और मैंने ये नहीं कहा
कि कांग्रेस की, मैं तो सिर्फ कांग्रेस के आरोप लगाने के नैतिक अधिकार को चुनौती दे रहा हूं कि कांग्रेस को इस बात का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि ये सब समस्या उनकी वजह से। चलिए, मुझे लगता है आपकी बात आ गई है, अब जवाब देंगे धनोपिया जी। धनोपिया जी बोलिए। ले लीजिए और मैं शांत मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं अच्छा रहेगा, शांत रहेंगे। धन्यवाद आपको। मेरा निवेदन यह है कि तो पंकज भाई को बता दूं कि पंकज भाई, ये 14 लाख का नहीं 25 लाख करोड़ का बॉन्ड जिसकी बात कर रहे हैं, उसके बदले में 1,35,000 करोड़ के अभी तक कमाई कर चुकी है आपकी सरकार उस बॉन्ड की आड़ में। 1,35,000 करोड़। और दूसरी बात, आज की तारीख में जो क्रूड ऑयल है $60 का है 1 बैरल। जब कांग्रेस सरकार थी तब $114 का होता था। क्या इनको इसका भी आइडिया नहीं है? और कांग्रेस ने क्या किया 15 महीने में? कांग्रेस ने तो इन जयचंदों को 35 करोड़ रुपए लायक बता दिया, ये बिक गए। 35 करोड़ रुपए की वैल्यू बना दी जयचंदों की भाई कांग्रेस पार्टी ने, और क्या चाहिए? इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर जो हालात है, हो सकता है इन लोगों को महंगाई का रेट नहीं हो, आपको नहीं हो, मुझे इसी तकलीफ हुई। आपने कहा कि जनता कहती है विकास के मामले को लेकर ये सब महंगाई सहन करना पड़ेगी। कौन सा विकास हो रहा है भाई? कहां विकास हो रहा है? आप बताइए। सड़कें, पानी, बिजली, सड़क सब तो आपके सामने है। कौन सा विकास हो रहा है? कोविड के अंदर क्या हुआ? लाखों लोग मर गए ऑक्सीजन की कमी कारण, अस्पतालों की कमी कारण, बिस्तरों के कारण। तो आपको विकास दिख रहा है? तो मेरा ये कहना है, हर आदमी दुखी है, परेशान है, और जो लोग यहाँ पर है, जो विरोध करके अपनी बात रखना चाहते हैं, उसको मीडिया के माध्यम से उल्टा सीधा बोल के दबाने की बात करें, ये अच्छी बात नहीं। चलिए अतुल जी, कांग्रेस की अगर हम बात करें, जब सरकार में थे तब भी मीडिया उनके निशाने पर थी, तब भी उन्हें लगता था कि मीडिया जो है वो बायस्ड है। अभी भी विपक्ष में होने के बाद भी इसी तरह के आरोप लग रहे हैं, लेकिन हम वही बात कर रहे हैं जो कही गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हमने यहाँ पर अपनी तरफ से जोड़ दिया हो। बावजूद इसके हम ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर महंगाई को लेकर सरकार क्या ऐसा करेगी जिससे जनता को राहत मिले? आपको क्या लगता है? दोनों ने अपनी बात रखी है, लेकिन जनता के हित के बारे में कौन आपको ऐसा लग रहा है जो फिक्रमंद है? लेकिन राजनीति को लेकर जनता का परसेप्शन कुछ बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि जब आप विपक्ष में होते हैं तो कुछ और बात करते हैं, और जब सत्ता पक्ष में होते हैं तो कुछ और बात। जेपी धनोपिया साहब ने जो बात कही वो बिल्कुल जायज है कि जनता के अंदर आक्रोश है, चाहे वो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जिन वायदों को लेकर आप सत्ता में आए थे, क्या उन वायदों को आप पूरा कर रहे हैं? क्या आप सुशासन दे रहे हैं? क्या आप भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, जिस महंगाई के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी या शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस की आलोचना किया करते थे, उस महंगाई के मुद्दे पर आज उनका रुख क्या है? लेकिन जेपी धनोपिया साहब को ये बात भी याद रखनी पड़ेगी कि जब कांग्रेस सत्ता में आई तो क्या मध्य प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए उसने पेट्रोलियम पदार्थों पर लगने वाले वैट में कमी की, जिसको वो कोसा करती थी? तो सत्ता में आने के बाद आपके दांत कुछ और हो जाते हैं, और सत्ता से बाहर होने के बाद कुछ और बोलने लगते हैं। तो कांग्रेस हो या बीजेपी, ये सियासत करने वाले राजनीतिक दल हैं। जनता के सरोकार से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नाता नहीं है, और जब भी सत्ता में आप होते हैं तो जनता की शिकायतें, जनता की समस्याएं, उनको आप नजरअंदाज करना, उसके लिए तमाम तरह के तर्क उतर करना आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। लेकिन ये बात निश्चित रूप से बहुत चिंतनीय है कि जनता महंगाई की मार से त्रस्त है। आज जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़े हैं, रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो आप अपने तर्कों से उसे जायज नहीं ठहरा सकते। जनता की पंकज जी, ना सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थों की हम बात करें, महंगाई की बात करें, सब चीजों पर असर पड़ रहा है। खाने पीने की चीजें हो या दैनिक उपयोग में आने वाली चीजों, सब पर असर है, और आम जनता इस बोझ से दब रही है। कांग्रेस भले यहाँ पर आपको लग रहा है कि वो राजनीति चमकाने के लिए बात कर रही है, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं उससे इंकार नहीं किया जा सकता। इसके लिए कोई रास्ता आप निकालेंगे अभी, क्योंकि उपचुनाव भी है, आगे भी चुनाव की तैयारी कांग्रेस कर रही है, तो क्या ये मुद्दे आपके लिए अड़चन पैदा कर सकते हैं, ऐसा आप मानते हैं? मुझे उत्तर देना राजेंद्र जी। जी आपसे। देखिए, मैं आपको दो पक्ष रखता हूं आर्थिक स्थिति के। पहला पक्ष तो ये इन्फ्लेशन, जिस महंगाई की हम बात कर रहे हैं, वो सबके सामने है, उनकी स्थिति परिस्थितियों में मैंने बातचीत करी। दूसरा पक्ष है कि मेरी पॉकेट में क्या। यदि मैं देश की अर्थव्यवस्था की बात करूं तो जो कोरोना के चलते देश की जो अर्थव्यवस्था -0.1% थी, वो इस तिमाही में जीडीपी 20.1% की प्रगति है, यानी हम माइनस से लेवल पर आए और उसके बाद 20.1% ऊपर जा रहे हैं। जो हमारा सर्विस का सेक्टर है या इंडस्ट्री का सेक्टर है, वो ग्रो कर रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है, बाजार में आवश्यकता बढ़ती जा रही है, जीडीपी का कलेक्शन बढ़ा। ये सारे संकेत इस बात के संकेत हैं कि ये महंगाई का विषय पेट्रोलियम पदार्थ का अवश्य हमारे पास है, पर उसके मैंने कारण गिना है कि क्या कारण है, और उसके बाद भी देश की जनता
उन बिंदुओं को के साथ साथ इस बिंदु पर भी ध्यान देने कि आज वो देश की जनता साधन संपन्न सक्षम में समर्थ है और वो ये प्रयास कर रही है कि किस प्रकार से जो सरकार की योजनाएं हैं, लोगों को रोजगार देने की, विकास करने की, शिक्षा देने की, तमाम सारे बिंदुओं पर जो काम हो रहा है, उन सारे कामों के चलते अब ये सारी स्थितियां स्पष्ट है। तो हमको उस पैमाने को, उस प्रतिमान को भी देखना पड़ेगा जो स्थापित कर आर्थिक पक्ष के साथ साथ वो पक्ष भी है जो पक्ष स्थापित करते हैं कि ये जो जटिलता नजर आती हैं और सरलता, सुगमता, सफलता, ये तमाम सारी चीजें 20.1% की जीडीपी ग्रोथ, और ये कोई भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा नहीं है, न कांग्रेस का आंकड़ा है। नहीं, ठीक है, आपने इस आंकड़े की तो बात करी, ठीक है, मैं उससे इत्तेफाक रखूंगी, लेकिन जैसा जनोपिया जी ने कहा कि बेरोजगारों को लेकर रोजगार की बात, जो थोड़ी देर पहले आपने उनसे भी पूछा था कि आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था दिया कितनों को, वो तो अब भी बेरोजगार हैं, अब उन्हें रोजगार देने का काम बीजेपी की सरकार करेगी। जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन क्या उन बेरोजगारों के बारे में, उनको रोजगार देने के बारे में भी सरकार सोच रही है? देखिए नाज़रीन जी, दो विषय हैं रोजगार के विषय। एक होता है सरकारी रोजगार, एक स्वरोजगार। और आपको स्मरण होगा कि पिछले 1.25 साल से लगभग कोरोना के चलते बहुत सारी विषम परिस्थितियां जिनमें रोजगार से ज्यादा श्रेष्ठ था कि लोगों का जीवन बचाया जाए, और तमाम सारे संस्थान चाहे वो निजी हो, शासकीय, सब बंद थे। और उसके बाद जैसे ही प्रक्रिया सामान्य गति में, तो मुख्यमंत्री ने घोषणा करी कि 1 लाख नए रोजगार सृजित किए जाएंगे शासकीय, और उसके अलावा स्वरोजगार की बहुत सारी योजनाएं मध्य प्रदेश में है। भारत सरकार की तमाम योजनाएं हैं जिसके चलते ये प्रयास किया जा रहा है कि चाहे वो नौजवान हो, खेतिहर मजदूर हो, किसान हो, वो इस प्रकार के रोजगार के अवसर सृजित करे जिसमें न केवल वो स्वयं रोजगार के अवसर उत्पन्न करे बल्कि 5-10 नए लोगों को रोजगार दे सके। चलिए ठीक है, सोच अच्छी है, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या कुछ हालात हैं? धनोपिया साहब, अमल भी हो रहा है। नहीं, देखिए नाज़रीन जी, वास्तविकता यह है कि पिछले कोविड के दौरान किस तरह के हालात रोजगार के बने हैं, आप अपने क्षेत्र में देख लीजिए। हजारों लोगों की, 2 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं पिछले अभी 2-3 महीने के अंदर। आज हालात यह है कि 97% लोगों की सैलरियां कम कर दी गई हैं। मुझे नहीं लगता कि आपके यहाँ भी सारे लोगों के वेतन वही मिल रहे होंगे पहले मिल रहे थे, सारे लोगों के वेतन कम कर दिए गए हैं। लोगों के साहब, आज क्या आपकी पूरी डिबेट क्या मेरे कोट करने से हो जाएगी क्या कि महंगाई से अगर मैं परेशान हूँ तो जस्टिफाई है, अगर मेरे यहाँ मेरे संस्थान में लोगों की सैलरी घटी तो जस्टिफाई है? आज क्या कांग्रेस को मुझे जस्टिफाई करना है? घटी या नहीं घटी ये बताइए। नहीं, अगर घटी या बढ़ी, मैं तो फिर बढ़ने की बात भी कर सकती हूँ, कुछ की बढ़ भी गई, फिर कैसे बात बनेगी? मुझे आम जनता ही रहने दीजिए, मुझे बीच में मत डालिए। मैं आम नागरिक ही ठीक हूँ। आम नागरिक बनके अगर आप बात करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप महसूस करिए महंगाई कितनी बढ़ गई, आप महसूस करिए बेरोजगारी कितनी बढ़ गई। आज 55 लाख युवा बेरोजगार मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं। आप महसूस करिए घर का किचन का लोगों को खर्चा चलाना मुश्किल हो गया, बच्चों की पढ़ाई मुश्किल हो गई है। हालात तो देखिए कहाँ है, जहाँ देखो सब बंद पड़ा हुआ है। मैं पंकज जी से बराबर ये सब पूछ रही हूँ सर, मैं यहाँ पे बायस नहीं हूँ, पंकज जी से पूछ रही हूँ। पंकज जी सरकार का पक्ष रखने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, उन्होंने जवाब दिए। मैं उत्तर भी दे रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। पंकज जी अच्छे वक्ता है, वो सरकारी भाषा बोल रहे हैं, उनकी मजबूरी है बोलना, लेकिन हकीकत में धरातल पे आप और हम खड़े हुए हैं। हम और आपको देखना है कि हालात कहाँ हैं। उन सरकारी आंकड़ों को छोड़िए, आज गरीब आदमी का जीना कितना दूभर हो गया मालूम है। आज भी लोगों की 300 रुपए मजदूरी मिलती है और 150 रुपए का मतलब उसको घर का खाना भी नहीं मिल पाता, एक आदमी का पड़ता है। तो क्या हालात बने। आप महंगाई कम करने की बात करिए, पेट्रोल डीजल गैस, जो जीडीपी की बात कर रहे हैं ना मेरे मित्र, हाँ गैस डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए, ये बात सही है, जीडीपी बढ़ गई है। अरे जीडीपी एक बार -11 भी हो गई थी भाई अभी आप ही कार्यकाल में। आज आपको बताना चाहता हूँ, एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से जो कमाई कर रहे हैं, 4,53,000 करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार ने कमा के इकट्ठा रखा है। अच्छा धनोपिया साहब, ठीक है, आप सरकार को कम से कम सुझाव ही दे दीजिए। आपने कई वक्त तक सरकार चलाई है, क्या ऐसा किया जा सकता है जिससे कि जनता पर अतिरिक्त बोझ जो है वो कम हो सके? अगर उस पर भी सरकार सोच ले तो मुझे लगता है आप जो चाहते हैं वो हो पाएगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न किया। मेरा कहना है, आ रही हूँ चतुर्वेदी जी, रुकिएगा। मेरा सिर्फ निवेदन है कि जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, पेट्रोल, गैस, डीजल, गैस सिलेंडर, इन सब पे जीएसटी का प्रभावशील कर दें तो शायद बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी। चलिए पंकज जी। देखिए, मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के स्तर पर जो भी सुझाव देना चाहती तो इनके पास राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, जहां ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर सत्ता में भागीदार है, वहां पर क्यों नहीं करते? मध्य प्रदेश में वचन पत्र में लिखा था सरकार बनने के बाद 5 रुपए प्रति लीटर की छूट दी जाएगी, नहीं दी। 15 महीने में ये तो कर सकते थे ना, आदेश जारी कर सकते थे। और जो भी सुझाव मध्य प्रदेश की सरकार के लिए हैं या भारत सरकार के लिए हैं, तो इनके पास राज्य हैं तो प्रयोग करने के लिए, वहां नहीं करेंगे।
महंगाई यहाँ पर जो है बुरी लगती है, और जैसे ही महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जाती है, वो उसका रूप बदल जाता है, वो सुंदर हो जाती है, क्योंकि वो कांग्रेस के राज्य है। तो ये जो दोहरे मापदंड है कांग्रेस की, ये नहीं चले। मध्य प्रदेश में सुंदर हो सुझाव, गया, परामर्श, विमर्श जो देना मध्य प्रदेश चाहते हैं, वो जो उत्तर है वो लागू करें राजस्थान में। मध्य प्रदेश में आपको महंगाई डाई नहीं लग रही, सुंदर लग रही है ना महंगाई मध्य प्रदेश में, सुंदर हो गई। नहीं, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ सर, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में क्या महंगाई, मैं तो आपकी सर मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आप लोग को मध्य प्रदेश में महंगाई डायन दिखती है, राजस्थान में सुंदर कैसे हो जाती है, छत्तीसगढ़ में सुंदर कैसे हो जाती है? सर आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मैं भी प्रदेश की बात कर रहा हूँ, प्रदेश का प्रवक्ता। अरे सर मैं प्रदेश की बात करूंगा। अरे मैं तो सर प्रवक्ता नहीं हूँ आपकी तरह, कांग्रेस के विमर्श की बात कर रहा हूँ सर। मैं सर कांग्रेस की बात कर रहे हैं सर, मैं वही आपसे निवेदन कर रहा हूँ। सर मैं धरातल पर बात सर करें, सर मैं गरीबों तो की बात करें, सर धरातल पे बात कर रहा हूँ, लोगों कल्याण की बात करें। सुन लीजिए सर, आप सुन नाम तो मत लीजिए कहिए, सर, सुन तो लीजिए मत कहिए पंकज भाई, पेट्रोल के क्या भाव मिलता है? आपकी गाड़ी पेट्रोल चलती है ना, क्या भाव पेट्रोल मिलता है आपको? आप बताइए क्या भाव मिलता है पेट्रोल आपको? भाई सुन तो लीजिए, सिलेंडर मेरी बात तो सुनिए। राजस्थान में क्या भाव है? राजस्थान में क्या भाव? छत्तीसगढ़ में क्या भाव? बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में क्या भाव? बात करेंगे हम, यहाँ की झारखंड में क्या भाव? क्या कर रहे हैं? पंजाब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ में क्या भाव? वहाँ क्या भाव? अरे यहाँ ज्ञान दे रहे हैं सर, अरे रोजगार दे रहे हो सर, अशोक गहलोत जी को ज्ञान दीजिए, भैया चलिए दयानी धनोपिया जी, आज प्रदेश की बात करेंगे, देश में क्या कुछ हो रहा है उससे सरोकार नहीं है। मैं अब मौका देना चाहूंगी अतुल सर को। अतुल सर, धनोपिया साहब अड़े हुए हैं कि वो सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करेंगे, राजस्थान छत्तीसगढ़ की बात मत कीजिए, वहाँ क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहाँ हम विपक्ष में हैं, हम सिर्फ वहाँ सरकार से सवाल पूछेंगे, लेकिन हम सरकार में रहते हुए जनता को राहत जहाँ दे सकते हैं वहाँ की बात भी नहीं सुनना। बिल्कुल आपने सही कहा नाज़रीन, और जेपी धनोपिया जी और पंकज चतुर्वेदी जी दोनों ही बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, और इनकी मजबूरी मैं समझ सकता हूँ। जी जी। ये दोनों ही अपनी अपनी पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा रखते हैं, और उन्होंने जीवन लगा दिया, जिस भी पार्टी में रहते हैं ये निष्ठा से उस पार्टी के प्रति वफादार रहते हैं और उस पार्टी का पक्ष रखते हैं। लेकिन इनकी विडंबना ये है कि ये अपनी पार्टी से नहीं कह सकते कि आप कहाँ गलत हैं। प्रवक्ताओं के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो अपनी पार्टी को आईना नहीं दिखा सकते। जब वो डिबेट में शामिल होते हैं तो कुछ बातें, कुछ फीडबैक अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी की सरकारों के लिए भी लेकर जाते हैं। लेकिन इनका जो फीडबैक है, यदि इनकी पार्टियां सुन ले तो जनता का भला हो जाए। पंकज चतुर्वेदी ने जो बात की और धनोपिया जी ने जो बात कही, दोनों बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। कांग्रेस के बारे में जो धनोपिया जी कह रहे हैं वो शायद उतना सही नहीं है जितना कि चतुर्वेदी जी बीजेपी के बारे में कह रहे हैं। पक्ष अच्छा रख रहे हैं, लेकिन असली चेहरा क्या है ये तो जनता देख रही ना। जी जी। सरकार चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो और अन्य प्रदेशों की हो, बात वही है कि आप जब सत्ता में रहते हैं, किसी भी प्रदेश में रहे, तो आप अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाते हैं। जनता को राहत देने के बारे में शायद आपका रवैया उस वक्त और होता है, लेकिन विपक्ष में कुछ और होता है। निश्चित रूप से कांग्रेस ने एक अच्छा कदम उठाया है जन आक्रोश रैली के माध्यम से जनता के आक्रोश को बनाने का, लेकिन अभी भी कांग्रेस कामयाब नहीं हुई है। जनता में जिस तरह का दर्द है, पीड़ा है, उसको यदि ये ईमानदारी के साथ उठा पाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि कांग्रेस। चलिए, मुझे लगता है पंकज जी भी इससे इत्तेफाक रखेंगे। बार बार ये कहा जा रहा था पंकज जी की मजबूत विपक्ष नहीं दिख पा रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस एक्टिव दिख रही है, आने वाले वक्त में उपचुनाव भी है, क्या आप मानते हैं कि एक अच्छी टक्कर आपको मिलेगी? क्योंकि कांग्रेस जनता की भी बात कर रही है और साथ में राजनीति तो करनी है। देखिए नाज़रीन जी, कांग्रेस पार्टी को पूरा अधिकार है कि वो अपने स्तर पर कोशिश करें, प्रयास कर रहे हैं राजनीतिक रूप से अपने आप को स्थापित करने का, अपने विषय बिंदु रखने की। और जिस प्रकार की स्थितियां हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव को लेकर, विशेषकर उपचुनाव को लेकर किसी प्रकार की कोई बाधा समस्या है। उसका कारण राजनीति बहुत स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में जन विकास की ऐसी ढेर सारी योजनाएं जिन पर भारतीय जनता पार्टी सतत रूप से काम करती है माफ कीजिएगा, और कहीं किसी प्रकार की असुविधा बाधा ना भारतीय जनता पार्टी को पहले थी ना अब है, क्योंकि हमारा संगठन, सरकार की तमाम सारी योजनाएं, आप देखिए ऐसा कोई देश है दुनिया में जहां 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज वितरण होता हो, अन्न वितरण अभियान के माध्यम से देश की आबादी को निःशुल्क कोरोना का टीकाकरण करा दिया गया। ये तमाम सारे लोग, मैं गलत कह रहा हूं मैं आपसे, आप बताइए है कोई देश? अमेरिका भी कर पाया नाज़रीन जी? ये क्या बात कही है मैं कांग्रेस पार्टी की, आप राजनीति करो और अन्न वितरण का अभियान एक सवाल हम भी पूछना चाहते हैं कि आप मुफ्त में अनाज क्यों दे रहे हैं?
आप लोगों को इस काबिल कर दीजिए ना कि वो खुद अनाज खरीद सकें। आखिर कब तक ये योजनाएं चलती रहेंगी कि फ्री अनाज मिल रहा है या फ्री उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं, फ्री वाली योजनाएं चल रही हैं? क्यों फ्री दे रहे हैं सर? इस काबिल कर दीजिए ना कि लोगों को रोजगार मिल जाए, स्वरोजगार ही उनका शुरू हो जाए। नाजनीन जी, 70 साल तक देश पे कांग्रेस पार्टी का शासन रहा, साधन संसाधन को उन्नत करने पर उनका नियंत्रण रहा। तो जो 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर सकती थी, 10 साल के लगभग, इसलिए कि अटल जी के कार्यकाल और माननीय मोदी के कार्यकाल, जो 10 से लेकर 14 साल मिले, इनमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि चीजों को श्रेष्ठ किया जाए। देखिए, आत्मनिर्भर भारत की बात आपने की है, तो मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर बने जनता, उस पर ही जोर दिया जाना चाहिए, उस पर ही काम होना चाहिए। धनोपिया जी को 10 सेकंड देना चाहूंगी। पूछिए पंकज भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या बड़ी बात है कि 10 रुपए गेहूं, 50 रुपए का झोला जिसमें प्रधानमंत्री जी का फोटो और शिवराज जी का फोटो बना हुआ है, ये गरीबों को दे रहे हो, 80 करोड़ लोगों को दे रहे हो। बस दुर्भाग्य देखिए पूरे विश्व के अंदर भारत कितना निरीह और गरीब है कि 70% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। यह विकास आपका। चलिए धनोपिया जी, बस ऐसे ही आवाज उठाते रहिए और जनता की आवाज बनी रहिए। अगर कोई बोलेगा, सुनाई जरूर देगा सरकार को। मुझे लगता है इसी तरीके से काम करने की जरूरत है और वो दिख भी रहा है। तीनों का बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो फिलहाल आक्रोश किसका है ये साफ साफ नजर आ रहा है। कांग्रेस बहुत आक्रोशित है, लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस के इस आक्रोश में सिर्फ गुस्सा है, नाराजगी है या फिर सियासत भी छुपी हुई है। लेकिन इस सियासत से क्या जनता का भला हो पाएगा या नहीं? फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।